फिर से आपका स्वागत है इस शो में जिसका नाम है मुस्कान। अरे क्या कर रही हो? राज, आज मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ और मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं हूँ। यू नो समथिंग, 100 गुना खूबसूरती बढ़ जाती है सिर्फ मुस्कुराने से। Really? लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। ओह वैसे तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो राज। जब हम दिल से मुस्कुराते हैं तो हमारी खूबसूरती और बढ़ जाती है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी इस खूबसूरती से रिलेटेड ही है। आंकड़े तो कहते हैं कि जितनी भी लेडीज़ है वो सब अपने आप में खूबसूरत है, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम अंदर ही अंदर ये डर में रहते हैं कि पता नहीं हम कैसे दिख रहे हैं, हम खूबसूरत लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो वो एक कॉन्शियसनेस अंदर रहता है जिसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो आज इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। और चर्चा करने से पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं आज के हमारे पैनलिस्ट्स और एक्सपर्ट्स को। तो हमारे पैनलिस्ट में आज हमारे साथ है लवली छाबड़ा जी, वेलकम टू आवर शो। और हमारी दूसरी पैनलिस्ट है मिसेज निष्ठा मलिक, वेलकम। थैंक यू। हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से, हमारे साथ है मिसेज लीना मेहेंदड़े जी। नमस्ते। और साथ में है राजयोगिनी टीचर बीके कविता दीदी, वेलकम। तो जैसा कि सतनाम ने कहा, हमारे शो का टाइटल है डीलिंग विद कॉम्प्लेक्सेस रिलेटिंग टू ब्यूटी। तो हम जानते हैं हमारे शो का फॉर्मेट है कि हम सबसे पहले रिसर्च देखते हैं, रिसर्च क्या कहता है इस बारे में। आज की आधुनिक दुनिया में हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए अंधाधुंध दौड़ में लगा हुआ है। स्वयं का एक्सटर्नल अपीयरेंस, काबिलियत, अचीवमेंट्स, वेल्थ आदि और समाज के दूसरे लोगों से कंपेयर करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जन्म लेता है। खास करके फीमेल्स में ये कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा देखने में आते हैं। महिलाएं अच्छा और खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप से लेकर प्लास्टिक सर्जरी और सिलिकॉन इम्प्लांटेशन तक कराती हैं। अपने दिखावे और पहनावे को लोगों का अप्रूवल मिले, इसीलिए वे अपने समय और शक्ति का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ उसी में लगा देती हैं। अपनी मैरिज लाइफ की तुलना दूसरों से करना, अपने रिश्तों की तुलना दूसरों से करना, प्रोफेशनल लाइफ में अपनी स्किल्स या पोजीशन किसी से कंपैरिजन करके खुद को छोटा या अन्य से अधिक श्रेष्ठ समझना, ये सब असंतुष्टता और तनाव की दिशा में ही ले जाता है। यहाँ इस बात को समझने की जरूरत है कि जिंदगी कोई रेस नहीं है। हमें खुद को खुद की और खुदा की नजरों में ऊपर उठाना है। अतः अपने सेल्फ वर्थ को पहचानें, अपनी आंतरिक खूबसूरती की वैल्यू करें और उसको बढ़ावा दें। अपनी यूनिक लाइफ जर्नी के प्रति ग्रेटफुल रहें, क्योंकि आप स्पेशल हो और आपके पास जो कुछ भी है वो भी स्पेशल है। तो आज का हमारा पहला सवाल है, जजमेंट जब लिया जाता है ब्यूटी पर तो उसका इम्पैक्ट एक महिला के सेल्फ एस्टीम पर कितना होता है? ये सवाल हम पूछेंगे लवली छाबड़ा से, लेकिन ये जवाब जानने से पहले हम जानते हैं इनके जीवन के बारे में कुछ बातें। लवली छाबड़ा, आप एक पैशनेट इकोलॉजिस्ट हैं और राइज फाउंडेशन ग्रुप दिल्ली की सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त आप पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से सर्टिफाइड योगा टीचर हैं। आपने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में लगभग 10 सालों तक काम किया। इसके बाद आपने 4 साल अपना नेल आर्ट एंड टैटू स्टूडियो भी रन किया। वर्तमान समय में आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और एक सफल गृहिणी भी। लवली जी। ओके, तो जब मैं छोटी थी तो मेरे रंग को लेकर बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स किए। हुआ क्या कि मेरी जो मॉम है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, वो एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल हैं। और क्योंकि मेरा रंग सांवला था तो जिसको भी देखो वो यही बोलता था, अरे किस पे गई है, तेरी मम्मी तो इतनी सुंदर है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में घर कर गई। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, हर किसी ने मेरे को हर कदम पर मम्मी से कंपेयर करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे अंदर एक कॉम्प्लेक्स, एक हीन भावना होती गई। फिर मैंने मेकअप्स का सहारा लेना शुरू किया। मैं कवर अप करने लगी। जहाँ भी जाती मैं एक हैवी बेस लेकर के जाती, ऑफिस भी जाती तो एक
जिसे हम कहते हैं कि कवर अप देना मैंने पूरी तरह से शुरू कर दिया था, कि एक मॉडर्न ड्रेस डालना, हैवी बेस देना, जिससे मेरा कॉम्प्लेक्शन, मतलब मैं गोरी दिखूं। सो लोगों को ये एक्सपेक्टेड था कि ये गोरी क्यों नहीं है जब इसकी मम्मी इतनी गोरी है। तो वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती थी, बट मैं एक स्माइल दे करके रह जाती थी, क्योंकि आफ्टर ऑल वो सभी मुझसे बड़े थे। तो जब मैं छोटी थी तो क्योंकि वो बड़े लोग मुझे कुछ बोलते थे तो मैं उसका विरोध नहीं कर पाती थी। फिर क्या हुआ, मेरी शादी हुई तो हमने लव मैरिज करी थी। तो जो मेरे हस्बैंड थे वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मतलब हैंडसम है, तो उनका कॉम्प्लेक्शन भी बहुत ही फेयर है। तो उन्होंने, अब जब शादी हुई तो कंपैरिजन अब माँ से हट करके हस्बैंड के साथ शुरू हो गया कि तुम्हारे में जोड़ी नहीं मिलाते, वो तो इतना गोरा, तो मतलब कैसे, लव मैरिज ही हुआ होगा, जोड़ी से तो नहीं हुआ होगा ना। तो मैं बताती थी, जो हकीकत थी मैं बताती थी। बट मेरे हस्बैंड इतने अच्छे थे कि उन्होंने हर कदम पर मेरे को सपोर्ट किया, हर कदम पर, जिसे मैं कहती हूँ कि वही मेरे साथ खड़े थे कि तुझे क्यों लगता है इतना ज़्यादा, क्या मैंने कभी तेरे को कुछ कहा। फिर देखिए, मैंने मेकअप इंडस्ट्री में कोर्स भी किया, क्योंकि मेकअप्स जो थे, जब मेरे पास मेरे क्लाइंट्स आते थे तो एक उनको रीड करके भी मुझे समझ में आता था कि सबके साथ यही प्रॉब्लम है। अगर कोई सांवला है उसे भी प्रॉब्लम है, और अगर कोई बहुत ज़्यादा गोरा है तो उसको भी प्रॉब्लम हो रही है कि मेकअप सूट नहीं हो रहा उसके ऊपर। तो मुझे समझ में आया कि दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। प्लस जो काउंसलिंग मुझे मेरे हस्बैंड ने की, दैट वर्क। यहाँ तक कि यू वोंट बिलीव कि जब मेरा बेबी हुआ और हमने अपने गेस्ट्स को कॉल किया, मतलब मेरे हस्बैंड ने उनको कॉल किया गुड न्यूज़ देने के लिए कि लड़का हुआ है, तो पहला क्वेश्चन ये आया, काला है या गोरा है, ये बताओ। तो ये बात हस्बैंड को बहुत पिंच हुई, और जब उन्होंने मुझे बताया तो एग्जैक्टली आई वॉज यूज्ड टू इट। पर क्या करती, वही छोटा सा दिल लेके रह जाती थी। फिर एक दिन मैं बहुत रोई कि मुझे भी तो हर्ट होता है, मैं भी तो इंसान हूँ। तो उस दिन मेरी काउंसलिंग, एक ज़बरदस्त काउंसलिंग मेरे हस्बैंड ने मुझे की। बोले कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं गोरा हूँ तो मैंने क्या उखाड़ लिया, और तू काली है तो तूने क्या खोया। तो जब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो ज़माने से तुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्या तुझे वो रोटी खिला रहे हैं? तेरी प्रतिभा में कोई गिरावट है? आज सबसे अच्छा अगर किसी भी काम में हाथ डालना है तो सफलता तेरे कदमों में है, हर चीज़ में तेरा भगवान तेरे साथ है, तो तुझे दिक्कत कहाँ आ रही है? और फिर उन्होंने एक चीज़ और बताई कि कृष्णा काला है तो वो सुंदर है, तुम काले हो तो तुम सुंदर कैसे नहीं हो। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी उनकी कि हाँ, कृष्णा काला है तो वो सुंदर है, और मैं काली हूं तो मैं सुंदर क्यों नहीं हूं। उस दिन से मैंने एक, जिसे कहते हैं डिटर्मिनेशन, मैंने एक ठान लिया कि मुझे ये जो मास्क है, जो मैं मेकअप्स का सहारा ले रही हूँ हर किसी के सामने, लोगों के सामने अच्छा लगने के लिए, मुझे ये नहीं पहनना है। मैं प्रकृति के साथ जुड़ी हूँ। तो प्रकृति के साथ जुड़ करके मैंने पाया कि कोयल काली है पर मीठी है उसकी बोली। तो अगर मैं, सो आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट इज वेल, तो जब मैं बोलती हूँ और लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं तो मुझे समझ में आता है कि ये है मेरी ब्यूटी। हर किसी की ब्यूटी अलग है, उसकी विशेषता उसकी ब्यूटी है। सो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। थैंक यू। वंडरफुल लवली जी, आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया दैट वाज रियली इंस्पायरिंग। और आप जैसी और भी बहुत सारी मुझे लगता है महिलाएं होंगी जो इन सब चीज़ों से जूझ रही होंगी, जिनको जज किया जाता है उनके कलर को लेके, उनकी हाइट को लेके, उनकी बॉडी को लेके। Absolutely. तो आई थिंक जो रियल खूबसूरती होती है, जब हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो बाहर के कमेंट्स जो हैं वो हमें इतना इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं। बट स्टिल एक अंदर सेल्फ एस्टीम जो है, जिससे आप भी निकले हो, तो वो जब डाउन होती है, तो जब घर वाले, फैमिली वाले हमें करते हैं तो कहीं ना कहीं एक वो लो पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पर मैं निष्ठा जी से एक सवाल करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा निष्ठा जी के बारे में जानते हैं। विंग कमांडर निष्ठा मलिक एक सशक्त एवं आत्मनिर्भर महिला है। आपने मेरठ यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लॉज की डिग्री प्राप्त की है। आप सन 2001 में जज एडवोकेट जनरल के रूप में भारतीय वायु सेना में शामिल हुई। आप एयरफोर्स वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण और कल्याणकारी मुद्दों के लिए कार्य करती हैं। जब आप किसी चीज के लिए अपना माइंड सेट कर लेते हैं तो आप उसे हासिल करके ही रहते हैं।
आप अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी का इंतजार नहीं करती और कड़ी मेहनत द्वारा सफलता प्राप्त करती हैं। तो अनिष्ठा जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें घर वालों से वो अटेंशन नहीं मिल रहा होता है, हमें सोसाइटी से वो अटेंशन नहीं मिल रहा होता है, तो हम वो अटेंशन सीख करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो ये कहाँ तक सही है और आपका इस पर क्या व्यू है? Before I put my view across, I'm really happy for Lovely that she had found her peace and she has found her confidence back. उसको वो जो कॉन्फिडेंस मिला है वो उसको एक सपोर्टिंग पार्टनर से मिला है। सो इस बात से ये साबित होता है कि जो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है उसके लिए हमें किसी ना किसी बूस्टर की ज़रूरत है। वो बूस्टर मिला उसको उसके लाइफ पार्टनर में। Same way, it means that we as a human being always required somebody's assistance in realizing our own strengths. That plays a very major role क्योंकि हम लोग human beings हैं, we live in a society, इसलिए society से acceptance के लिए हमें किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है when we don't realize our own capabilities. Right. And जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी हैज गॉट वेरियस पैरामीटर्स टू जज अस। वो माइंडसेट है। Right. और वो हम क्योंकि उस माइंडसेट के साथ हम बचपन से जी रहे हैं, हमारे आसपास का वातावरण वैसा होता है तो हम भी उसमें ढलने की कोशिश करते हैं। Right. जबकि घर से, और ये चीजें सब घर से शुरू होती हैं। बिल्कुल। जैसे उनके बेटा जब पैदा हुआ तो लोगों ने पूछा कि गोरा है कि काला है। Right. एक औरत जब शादी के लिए, जब उसकी एज हो जाती है या फिर कोई औरत अपने बेटी की शादी के लिए लड़की ढूंढती है तो वो अपनी सुंदरता को भूल जाती है या अपना टाइम भूल जाती है और वो बोलती है मेरे बेटे के लिए सुंदर सुशील लड़की चाहिए। सुंदरता पहले आई, उसकी सुशीलता बाद में देखी जाएगी। राइट। एंड इसमें हमारी सोसाइटी, हमारा वातावरण और हमारी सोच बहुत रोल प्ले करती है। राइट। सो उसके लिए क्या होता है कि you have to be really strong and your people who are associated with you have to give you that confidence कि इसके अलावा भी बहुत सुंदरता के और भी बहुत मायने हो सकते हैं क्योंकि बाहरी सुंदरता सिर्फ कुछ क्षणों के लिए होती है और up to a limited period. अभी I was reading a newspaper and some time back there was a news about Vasundhara Raje Scindia. She is a big politician who has created her niche because of her potential. But one of the politician has said something very derogatory about her, कि she is fat. So अभी भी आप देखिए, हम अपने आप को बोलते हैं कि हम विकासशील देश हैं, we are in 21st century, okay, we are taking over the world economy, but where is our mindset right now? True. So उसके लिए the people have to understand कि सुंदरता सिर्फ दिखावट में नहीं, बनावट में नहीं होती। सुंदरता के लिए मन, गुणों की सुंदरता हमें, अगर बच्चों को, क्योंकि बचपन में अभी देखिए, मुझे अभी भी एक पोएम याद आ रही थी। देयर यूज्ड टू बी वन पोएम व्हिच एवरीवन आई एम श्योर मस्ट हैव रिसाइटेड कि मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द ब्यूटीफुल अमंग्स द ऑल। बच्चे ये पोएम हम बचपन से सिखा देते हैं। राइट। एंड कोई बच्चा को बहुत सुंदर लग रहा है, बेटा तो बहुत सुंदर लग रहा है, बिटिया तो बहुत क्यूट लग रही है, सुंदर लग रही है। क्यों? क्योंकि उसने अच्छे कपड़े पहने हैं। आई थिंक एक बहुत बड़ा रीज़न जो मुझे ये भी नज़र आ रहा है, जो कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी इंडस्ट्री है, इनकी जो मार्केटिंग है वो भी उस ढंग से होती है कि अपना रंग गोरा करने के लिए आप क्रीम लीजिए, ये लगाइए और ग्लो पाइए। ये सब चीज़ें जो है, मुझे लगता है कि वो भी इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं। वेरी कलर कितना इम्पोर्टेंट है, गोरा दिखना कितना इम्पोर्टेंट है। इट्स अ बिग कॉन्स्पिरेसी, यू आर राइट, क्योंकि उन्होंने ना, उनकी इकोनॉमी इसी पे चल रही है सारी की सारी। सारे एडवर्टाइजमेंट्स में ही लेडी को आप दिखाएंगे। आप कभी भी किसी घरेलू नॉर्मल लेडी को कोई प्रोजेक्ट नहीं करता है। राइट। सब एक सुंदर लड़की, 16 साल की लड़की को लेके आएंगे, एयर ब्रश मेकअप होगा उसका, एंड देन यू हैव गॉट द टेक्नोलॉजी दैट इज आल्सो प्लेइंग ए मेजर रोल इनटू इट, दैट आप ओरिजिनल जो है जैसा है उसको वैसा नहीं प्रोजेक्ट करते, बिकॉज यू हैव गॉट वेरियस एप्स टू मॉडिफाई। Right. You know, there are, I was like shocked to see there are 160 shades of foundation. Skin complexion available नहीं है वर्ल्ड में जितने shades of foundation are available. True. So we need to somehow address this issue. I'm sure they're addressing it, but इसको
because it is leading to the psychological disorders amongst the youngsters. परफेक्ट, आपने बहुत अच्छा कहा. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कर रहा है. आज के तारीख में आंकड़े हैं कि इन अमेरिका स्पेशली more than 50% women are taking antidepressant. More Very than true. 50%. True. India is catching up very fast. और इसका मेन रीज़न जैसे आपने कहा कि मेन मोटो है हमारी जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है प्लस रिलेटेड इंडस्ट्री है, उनका मेन मोटो है थ्राइव करना, बिजनेस करना. इसको कैसे करें? कंपैरिजन क्रिएट करते हैं, कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया. उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुद्दा उठाया है. दे क्रिएट ब्यूटीफुली. तो हम चाहेंगे हमारी एक्स ब्यूरोक्रेट मिसेस लीना जी से जानना चाहेंगे कि इस इशू को कैसे हैंडल करें और ये बदलाव कैसे लाएं. एटलीस्ट लीगली कोई कुछ हो सकता है, कोई होप है? बिकॉज दे आर ओनली सेलिंग ऑन होप एंड फियर कि आप फेयर हो जाओगे अगर ये प्रोडक्ट ले लोगे. तो पीपल थिंक ले लेते हैं, खरीद लेते हैं. रेवेन्यूज कीप इंक्रीजिंग एंड दे आर ओनली कैशिंग ऑन कंपटीशन एंड कंपैरिजन. अब भैंस पे लगा के देखो फेयर हो रही है क्या? इंटेलिजेंस ऑल्सो हैज़ बीन हाईजैक्ड बिकॉज मीडिया हैज़ कम्प्लीटली रूल्ड. इनका जवाब जानने से पहले हम जानते हैं मिसेज लीना मेहंदले जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड अचीवमेंट्स. पूर्व आईएएस ऑफिसर और समाज सुधारक लेना महेंद्ले प्राकृतिक चिकित्सकों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क NIN यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी की पहली निर्देशिका रही हैं, जहां उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए नेचुरोपैथी पर कई पॉलिसी पेपर्स तैयार किए. आपने पानी, मिट्टी, सूर्य और उपवास चिकित्सा पर जिंगल्स और लघु फिल्मों का भी निर्माण कर उन्हें टीवी व रेडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया है. आप करंट अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, पॉपुलर साइंस तथा बाल साहित्य पर लिखती हैं. आपने अभी तक लगभग 300 आर्टिकल्स और 15 किताबें लिखी हैं. सन 2003 में आपको हिंदी सर्विस अवार्ड ऑफ इफ्को भी दिया गया. जी देखिए, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल जो अभी उठाया है निष्ठा जी ने कि उसका जो एक कंपैरिजन की जो बात आती है कि कोई सुंदर है कोई सुंदर नहीं है, उस तरह का कंपैरिजन तो मुझे लगता है कि सदियों से चला आ रहा है. हम इवन ग्रीक हम लिटरेचर जब देखते हैं तो उसमें और हम ये कहते हैं कि ग्रीक जो स्टैचूज़ बनते हैं वो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट और हैंडसम और इस तरह के होते हैं. तो सुंदरता अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपको प्रसन्न करती है, खुश करती है. तो सुंदरता से हमें कोई वैर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको ले करके जो एक कॉम्प्लेक्स माइंड क्रिएट किया जाता है, जो एक लोगों के अंदर जो डिप्रेशन क्रिएट किया जाता है, और वो भी इस तरह से इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, इसको तो फाइट करना बहुत ही आवश्यक है. और आपने पूछा कि लीगली क्या किया जा सकता है, तो यस, लीगली बहुत कुछ. जैसे अभी फेयर एंड लवली को किसी ने केस कर दी तो उनको अपना नाम चेंज करना पड़ा, फेयर शब्द को हटाना पड़ा अपने इससे. तो इस तरह के, लेकिन उसका कोई बहुत असर नहीं पड़ता है. उनके रेवेन्यू पर भी कोई असर नहीं पड़ता है, उनकी मेंटालिटी पे भी कोई, उनका जो एग्रेसिव मेंटालिटी है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है. हमें वापस से एक समाज में एक सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है कि हम आखिर सुंदर क्यों दिखना चाहते हैं, ताकि हम लोगों को इम्प्रेस कर सकें. मोटा मोटी तो यही कारण है. तो क्या हम लोगों को केवल सुंदरता के बल पर इम्प्रेस करते हैं या कोई दूसरे भी फैक्टर्स हैं जिनके बल पर हम लोगों को इम्प्रेस करते हैं? मुझे अपना बचपन याद आता है कि मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां या लड़के भी थे जो कि काफ़ी हैंडसम या काफ़ी सुंदर कहे जा सकते थे. और ये कंपैरिजन स्कूलों में, कॉलेजों में होता रहता है कि कौन सुंदर है कौन नहीं है. भले ही तब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का उतना बोलबाला ना हो, पर फिर भी ये कंपैरिजन होता रहता है. जैसे ही लोगों के सामने आपकी बुद्धिमत्ता सामने आ जाती है, जैसे ही आपकी काम करने की कैपेसिटी, आपका कर्तृत्व लोगों के सामने आ जाता है, लोग फिर आपकी सुंदरता के बारे में या आपके आउटर लुक्स के बारे में सोचना छोड़ देते हैं. फिर वो
इस बात को देखते हैं कि आप में कितनी बुद्धि है, आप में कितना ज्ञान है, आप में कर्मठता कितनी है, आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है। और कई बार मुझे लगता है कि जब हम वाकई में जब हम सुंदरता की बात करते हैं तो आपने एक बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया मिरर मिरर ऑन द वॉल का। उसी कहानी को मैं दूसरे सेंस में यूज़ करना चाहती हूँ कि वो जो सवाल पूछने वाली महिला थी वो ऊपर से तो बड़ी खूबसूरत दिखती थी, जो भी लोग उसको देखते थे वो कहते थे कितनी खूबसूरत है हमारी रानी, लेकिन जो मिरर था ऑन द वॉल वो उसको उसका असली चेहरा दिखाता था और कहता था कि तुम असल में इतनी कुरूप हो क्योंकि तुम्हारा मन इतना कुरूप है, और असली सुंदर वो लड़की है क्योंकि उसका मन इतना सुंदर है। तो ये कहानी में बड़ी एक खूबसूरती है कि मन की सुंदरता जो है उसको उस कहानी में उजागर किया गया है। हमारे यहाँ भी हर तरफ से मन की सुंदरता पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो ये हमें कहीं ना कहीं लोगों के बीच इसको समझाना पड़ेगा कि हम इस पे ध्यान दें कि हमारी मन की सुंदरता क्या है। और आपने देखा होगा जैसे सुंदरता या असुंदरता की बात तो चलो हम कह सकते हैं कि हमारे जो एक युवा काल में वो हमारे लिए शायद ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन जैसे जैसे लोग प्रौढ़ होते चलते हैं, जैसे जैसे लोग थोड़ा सा बुढ़ापे की तरफ झुकने लगते हैं, आप अक्सर देखेंगे कि वही लोग उस एज में सुंदर दिखते हैं जिनके मन निर्मल होते हैं। ये आपने कई बार आपने महसूस किया होगा। आप 45 के एज के बाद के लोगों को देखने लगिए तो आप ये पाएंगे कि आपके मन में उनकी सुंदरता तब प्रकट होती है या आपको वो तब सुंदर लगते हैं जब आपको उनके विचार सुंदर लगते हों, आपको उनकी सोच सुंदर लगती हो। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज, और इसको हम अगर अपने लाइफ में हम इसको पहले ही सीख लेते हैं तो जो हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, जो आज जो डिप्रेशन और एक निराशा और एक कॉम्प्लेक्स एक पैदा हो रहा है लोगों के मन में, और जो आपने कहा फ्रस्ट्रेशन या इवन सुसाइड वगैरह तक भी ले जाते हैं, वो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको रोक करके उनको इस बारे में सोच विचार करने की आदत डालने की आवश्यकता है कि असल सुंदरता आपकी सोच में है। और जब आपकी सोच सुंदर होगी तो अपने आप वो जो इनर सोच के कारण जो आपके चेहरे पे एक सतत आनंद है, मुस्कान है, और आपके दिल की जो खुशी है वो कहीं ना कहीं आपके चेहरे को बहुत सुंदर बना देती है। ये बात लोगों तक समझाने की आवश्यकता है। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैम इस चीज़ को कि हमें जो फोकस है वो इनर सेल्फ पे लाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों को वो चीज़ मालूम भी है कि अंदर की क्वालिटीज़ को निखारने की ज़रूरत है, बट जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो एज अ लेडीज़ हम लोग की बहुत सारी इनसिक्योरिटी सामने आती हैं, फैमिली में लेके। जैसे इन्होंने भी शेयर किया, लवली बहन ने, कि पहले ये इनसिक्योर थी, हस्बैंड भले ही सपोर्टिव था बट कहीं ना कहीं अंदर एक डर रहता है, एक इनसिक्योरिटी रहती है। वाई? बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर दैट हैप्पीनेस एंड दैट फुलफिलमेंट फ्रॉम आउटसाइड। हमें लगता है कि वो चीज़ हमें बाहर से जब तक स्टैम्प लेके नहीं मिलेगी तब तक आई थिंक पूरी नहीं होती, पूरी नहीं हूँ, मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। और इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो हमको सिखाया जाता है कि जब आप अच्छे दिखेंगे, खूबसूरत दिखेंगे तो आपका हस्बैंड आपके साथ रहेगा, आपकी फैमिली से आपको अटेंशन मिलेगा। ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में डाल दी गई हैं। इसके ऊपर हमने कुछ जनता के व्यूज़ लिए हैं, आइए देखते हैं उनकी कुछ बाइट्स। आत्मविश्वास एक ऐसी कला है, एक ऐसी बात है अपने अंदर। मैं हर उस लड़की से कहना चाहती हूँ कि आपको अपने अंदर आत्मविश्वास रखना ही होगा, क्योंकि ये बॉडी शेमिंग की बात करेगी। आपका शरीर जो है वो इस तरीके से दिखता है, आप जो है वो बहुत लंबी हैं, आप बहुत चौड़ी हैं, आप बहुत मोटी हैं, आप बहुत पतली हैं, आपका स्किन का कलर ऐसा है। इसको लेकर जो आपके ऊपर जजमेंट पास होते हैं, जो फप्तियाँ कसी जाती हैं, आप दूसरों की क्या बात करें, हमारे परिवार के लोग ही जो है इस तरीके की बातें करते हैं। तो आपको आत्मविश्वास रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी इस तरीके की कोई बात सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, मुझे ऐसा ही होना पड़ेगा। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर इंसान बिल्कुल अलग तरीके से बना है। उसके जैसे उसका
शरीर का जो ढांचा है वो बिल्कुल अलग है, स्किन का कलर बिल्कुल अलग है, और सारे के सारे लोग एक मापदंड में आ ही नहीं सकते। ये संभव नहीं, ये असंभव चीज़ है जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो मैं आप सबसे कहती हूँ कि बॉडी शेमिंग को अपनी ज़िंदगी से आप बिल्कुल अस्वीकार कर दीजिए। आप उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दीजिए, और आप अगर उसे निकाल कर फेंकेंगे तो लोग नहीं बातें करेंगे। ये मेरा खुद का महसूस किया हुआ, ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी जो हूँ लंबी हूँ, मैं भी चौड़ी हूँ, लेकिन मुझे सच में मैं कहूँ कि मैं जब छोटी थी तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो आत्मविश्वास आया, और परिवार की भी उतनी ही जिम्मेदारी है उस विश्वास को पैदा करने में, उस विश्वास को बनाए रखने में, उसकी सारी जिस भी तरीके के प्रेशर होते हैं उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करने में परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसके ऊपर अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगी, और कविता दीदी हमारे साथ हैं, उनसे ये सवाल करना चाहूँगी कि कैसे हम ये जानते हैं कि हमें अपनी इनर ब्यूटीज़ को इन्हांस करना है, अपनी अंदर की क्वालिटीज़ को इन्हांस करना है, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते हैं। तो वो कैसे लेकर आएँ कि हमें इन सब बाहरी चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। उससे पहले हम देखते हैं और जानते हैं कविता दीदी के बारे में थोड़ा सा। बीके कविता दीदी 1989 में BA LLB की पढ़ाई के दौरान ही आपने अपना जीवन विश्व कल्याण के लक्ष्य से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित कर दिया। 1991 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आप राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की जूरिस्ट विंग की सदस्या बन गई। वर्तमान में आप ब्रह्मा कुमारीज के चंडीगढ़ ब्रांच की सीनियर राजयोगा टीचर हैं। आपने पीस और हार्मनी, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, सेल्फ मैनेजमेंट, एक्सेलेंस इन परफॉर्मेंस आदि अनेक विषयों पर लेक्चर्स देने के लिए भारत के लगभग सभी राज्यों और नेपाल में भी ट्रैवल किया है। आपने ग्राम विकास यात्रा, एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन रैली जैसे अनेक नेशनल अवेयरनेस कैंपेन्स का नेतृत्व किया है। 1993 से स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज भी शुरू किए, जो कि आज की युवा पीढ़ी के स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब से डिस्कशन सुन रहे हैं हम लोग, तो बहुत अच्छी बात है ये, और बड़ी बात ये है कि इन सारी बाहरी बातों से जब हम कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं, हीन भावना आती है, तो अंदर की क्वालिटी वैसे ही कम हो जाती है, अंदर की शक्तियाँ कम हो जाती हैं, क्योंकि हम सब दिखावे में लग गए। हमने बचपन से देखा है कि बहुत सी पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जिनके शायद पिछले कर्म अच्छे रहे होंगे, तो उनको आज भी स्पिरिचुअली, सोशली उनको काम भी अच्छा मिला, उन्होंने दुनिया में करके भी दिखाया, और वो खूबसूरत भी थे। लाइक विवेकानंद जी सुंदर थे। सुभाष चंद्र बोस, वो भी बाहर से देखने में बहुत अच्छे थे। गांधी जी बहुत खूबसूरत नहीं थे, बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन थे देखने में, आउटर लुक उनका, लेकिन कर्म उनके आज इतने अच्छे थे। तो हम बचपन में बात पर हंसा करते थे कि किसी भी मॉडल के इतने ज़्यादा फोटोग्राफ्स नहीं होंगे जितने गांधी जी के हैं, क्योंकि हर नोट पर हैं। तो इतना ज़्यादा तो किसी को भी नहीं, किसी ने प्रिंट किया होगा या दिखाया होगा। तो इसीलिए बातें हम समझ सकते हैं कि जो बचपन की सुंदरता है और जवानी की सुंदरता और बुढ़ापे में जब हम जिनको सुंदर कहते हैं, वो भी वही सुंदर लग रहे होते हैं ओल्ड एज में, जो बड़ी इनोसेंट सी स्माइल देते हैं, मुंह में दांत नहीं है फिर भी वो बड़े प्यारे लगते हैं, और उनके साथ हम बातें भी कितनी अच्छी करते हैं। और वो जब बहुत ही बड़े हो जाते हैं और बड़ी उम्र के हो जाते हैं, तो हम उनके साथ बच्चों जैसा बिहेव भी करते हैं, उस वक्त वो हमें बहुत प्यारे लगते हैं। बच्चों को किसी भी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी सैलून में जाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। जो हम यहाँ शुरू में ही सुन रहे थे वो बातचीत, कि वो थोड़ी सी भी स्माइल देते हैं तो सुंदर लगते हैं। अभी क्या स्थिति है कि उस बच्चे के अपने बहुत अच्छे कर्म प्रोजेक्ट हो रहे हैं उसके फेस पर, जो रिफ्लेक्शन है, जो इनर रिफ्लेक्शन है, उसका प्रोजेक्शन हो रहा है। और इनर क्या है उसके अंदर? प्योरिटी, बहुत डिटैच है,
प्योर है, उसको इस चीज़ का कॉन्शियस ही नहीं है कि मुझे किसी को इम्प्रेस करना है, मुझे अच्छा दिखना है, उसे इस चीज़ का बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है। एक छोटा सा किस्सा, ट्रेन में हम जा रहे थे, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा 3 साल का भी नहीं था, उसे ये नहीं पता कि मेरी ये आदत, ये सब देखना अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो उस ट्रेन में थोड़ी पहले न्यूज़पेपर लेकर आए, सबको न्यूज़पेपर बांट दिया। फिर पानी की बॉटल्स आई, तो जिस तरह शताब्दी में होता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर में कुछ टॉफ़ी आई उसके साथ, चाय के साथ कुछ टॉफ़ीज़ थी और बिस्किट्स थे। ब्रेकफास्ट अभी आना था, तो इतना सब कुछ ट्रेन में दिया जा रहा है और वो बच्चा देख रहा है। न्यूज़पेपर उसके कोई काम का नहीं, वो मस्ती से घूम रहा है सबके बीच में। उसकी मदर कहीं बैठी है, उसे लेना देना नहीं है, इज़ टोटली डिटैच। इसीलिए वो सबके साथ बातें कर रहा है और सभी को प्यारा लग रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही कुछ थर्मस टी जो प्रिपेयर करनी है आपको अपने आप, और उसके साथ बिस्किट्स और टॉफ़ी, तो जो छोटी सी स्वीट्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, उसको लगा ये मेरे काम की चीज़ है। उसने किसी से नहीं पूछा, यहाँ जो भी बैठे थे उसके हिसाब से अंकल उसकी ट्रे में देखा, प्यारी सी स्माइल दी, पहले ट्रे को देखा, फिर अंकल को देखा, फिर प्यारी सी स्माइल दी और उसकी दोनों टॉफ़ी उठा ली। और उसने बड़े प्यार से ऐसे किया उसको थोड़ा अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। भाई बुरी बात नहीं है ये, क्योंकि बच्चे को बुरा या अच्छा कैसे मालूम होता है? जब उसे डांट पड़ती है तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आता है, पता चलता है कि इट इज़ नॉट गुड, कुछ ना कुछ गलत हो गया। अभी बैड का उसे मालूम नहीं है, लेकिन उसे ये पता है कि इसके पीछे डांट पड़ी तो कुछ गड़बड़ है, और जिसके कारण ऐसे किया गया, प्यार मिला, इट मीन्स इट्स ओके। फिर वो दूसरी सीट पर गया, वहाँ कोई बुज़ुर्ग से बैठे थे, उसके दादाजी टाइप, तो उसने उनकी भी दोनों टॉफ़ी उठा ली और अपनी छोटी छोटी पॉकेट्स में पूरी तरह से उसको डालने की कोशिश की। उसकी मम्मा को देख के बड़ा बुरा लगा कि सबकी टॉफ़ियाँ उठा रहा है, मांग भी नहीं रहा, उनसे पूछ भी नहीं रहा, लेकिन ही वॉज पेइंग फॉर दैट टॉफ़ी। बहुत प्यारी स्माइल देता था, उसको मुस्कुराते देख के सामने वाला मुस्कुराता था। जो किसी भी मूड में बैठा है उसका मूड चेंज होता था, तो मूड चेंज करने का ये इनाम था। तो वो उसकी पेमेंट थी, वो टॉफ़ी उठा रहा था, तीसरे की उठाई, अपनी मम्मा के पास आया, तब तक वो एक टॉफ़ी खा चुकी थी। उस बच्चे को गिनती नहीं आती थी, 1 2 3 नहीं मालूम था, उसको पता था सबसे इतनी इतनी मिल रही है, यहाँ इतनी मिली है। उसने अपनी मम्मा की एक टॉफ़ी उठाई और उसको पूछता दूसरी कहाँ है, उसने इशारा किया दूसरी कहाँ है। सभी को वो बच्चा इतना स्वीट लग रहा था, नेचुरल डिटैचमेंट, वो एक अपनी मदर का नहीं है, उसकी गोदी में चढ़ के नहीं बैठा हुआ, सभी का है, सबके सब उसकी केयर कर रहे हैं। कहीं वो इस तरफ ना चला जाए, कहीं किसी का लगेज उसको टकरा ना जाए। इसका मतलब ये है कि आपकी जो नेचुरल इनोसेंस है वो आपको बहुत खूबसूरत बनाती है। उसमें आपको किसी भी तरह की और बातें सोचनी नहीं पड़ती, कुछ भी अलग से सोचना नहीं पड़ता जो हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। दिस इज़ नेचुरल इमोशंस, नेचुरल इंटेलिजेंस। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, इसके ऊपर हम अननेचुरल चीज़ें थोपना शुरू कर देते हैं। अननेचुरल, अच्छा दिखना, अच्छा बिहेवियर, मैनर्स, एटिकेट्स, है ना। अगर फिज़िकली आप खूबसूरत नहीं भी हैं तो ये चीज़ें, कई बहुत पतले होते हैं, उनको लोग कुछ ना कुछ टोकते रहते हैं, सिंगल हड्डी, ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता सुनने में, बट वो कुछ कर नहीं सकते, है ना। जब तक उनको पतला रहना है रहते ही हैं। अच्छा, फिर वो पता लगता है बहुत सारा खाने से या एक्सरसाइज ना करने से मोटे हो जाते हैं, तो पता लगा कुछ टाइम बाद वो मोटा होना शुरू हो गए। फिर उसके बाद ये स्थिति है कि 40 के एज में जाने के बाद, 45 के एज में जाने के बाद मेल और फीमेल दोनों को ही फिर पतले होने की लगन लग जाती है। अरे अच्छे तो थे आप, पतले थे तो ठीक थे, बट तब भी कॉम्प्लेक्स था,
अब भी है। इट मीन्स के बाहर की जिन चीज़ों की तरफ हम जाएंगे हमारे अंदर ये आर्टिफिशियल फीलिंग्स आती रहेंगी। राइट। फिर क्या हो गया, दीदी हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी आपको वो सोचने पे मजबूर करती है, वो इनसिक्योरिटी अंदर पैदा नहीं होती। जैसे छोटा बच्चा है, आपने बोला उसे पता नहीं होता है, वो थोड़ा मोटा है, जैसे मैं बचपन में मोटी थी, अभी भी हूँ वैसे, पर जब बचपन में मोटी थी तो सब मुझे लोटा बुलाते थे, और जो आता था ऐसे गाल खींचता था, लोटू लोटू लोटू, तब फर्क नहीं पड़ता था ना। लेकिन अभी कोई बोलता है तो फर्क पड़ता है, क्योंकि वो हमें लगता है कि वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, वो अंदर एक इनसिक्योरिटी आती है। तो वो जो भाव है, वो भाव को कैसे हम चेंज करें? यही चीज़ें जो अभी अभी थोड़ी सी डिस्कशन में मालूम हुई थी कि एक को बाहर से सपोर्ट मिला उनके हस्बैंड का, या कोई और अच्छे मेंटर या अच्छे कोई इमोशनल केयर करने वाले लोग मिल गए, तो वो ध्यान रखते हैं इस बात का। ये तो हुआ हमें बाहर से सपोर्ट मिली, ज्ञान की, कुछ अच्छी समझ की, है ना, जिसने आपको इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा साउंड किया, इंटेलेक्चुअली फिट किया, तो असर आया इसके ऊपर। लेकिन होता ये है कि जब तक अंदर से आप अपने आप से प्यार करना नहीं सीखेंगे, बाहर से कोई कितना भी रिगार्ड देता रहे, कितना भी प्यार करता रहे, आपका अपना सेल्फ एस्टीम जागृत नहीं होता है। मैं खुद अपने आप को प्यार करती हूँ, मैं खुद अपने आप को रिगार्ड देती हूँ कि मेरी ये आदत, मेरा ये संस्कार सुख देने का, सबकी भावनाएं समझने का बहुत अच्छा है। कोई कुछ भी कहता रहे, मेरा सेल्फ एस्टीम लो नहीं जाएगा, क्योंकि मैं खुद अपने आप को बहुत अच्छी अच्छी बातें कहती हूँ, जो पॉजिटिव अफर्मेशंस कहते हैं, लेकिन वो बाहर से लेनी पड़ती है। हम कोशिश ये करें, जैसे मेडिटेशन है वो इनर जनरेट करता है ये चीज़ों को। अब क्या हुआ कि जब दूसरे आपको बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन आप लो एस्टीम में हैं, आप खुद को प्यार नहीं करते, खुद को रिगार्ड नहीं देते हो, तो कोई बाहर से कितना भी कुछ अच्छा करता रहे, आपको ऐसे लगेगा ऐसे ही मुझे फुला रहे हैं, ऐसे ही मुझे बूस्ट कर रहे हैं। राइट, ऐसा होता भी है। कोई हमारी तारीफ भी करते तो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं बहुत बार। उनको लग रहा होता है कि मैं हूँ नहीं ऐसा, बार बार अंदर तो यही चल रहा है ना कि मैं हूँ तो हूँ नहीं ऐसा, मैं हूँ नहीं ऐसी। तो फिर ये जैसे बाहर से मुझे कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मीनिंग रखती हैं इस सारे के पीछे। आपके पिछले अच्छे कर्म की वजह से आपको इस जन्म में अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छा शरीर, अच्छी सुंदरता मिली। उस चीज़ का आपने फ़ायदा उठा के फिर से एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाया, फिर से अच्छा सीखा, तो नेचुरली आगे वो सब कुछ अच्छा मिलता रहेगा। अगले जन्म की बात नहीं कर रहे, इसी जन्म में बुढ़ापे तक भी लोग आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत रिगार्ड दे रहे हैं, क्योंकि कर्म अच्छे, और कर्म अच्छे के पीछे सोच अच्छी, क्योंकि कर्म तो सोच से बने ना। और सोच किसने दी होगी अच्छी? अच्छी बुद्धि, अच्छी सोच। आपको अच्छी कंपनी मिली थी, अच्छा संग मिला। अच्छा संग मिलने के पीछे भी कारण है कि आप अट्रैक्ट करते हैं अच्छे लोगों को। आपको अच्छे लोग भी अपने नेचुरल अट्रैक्शन के कारण मिले, और आपकी नेचुरल अट्रैक्शन आपकी डिविनिटी है, आपकी प्योरिटी है। जब भगवान से कनेक्शन जुड़ा, वो चीज़ें बढ़ी, सोच अच्छी मिली, बुद्धि अच्छी मिली, प्यार करने का संस्कार, मैनर्स अच्छे, सुख देने की आदत, इसकी वजह से आपने और पर्सनैलिटीज़ को अट्रैक्ट किया। उसकी वजह से आपको सारी ज़िंदगी लव एंड रिगार्ड मिलता रहा, और उसकी वजह से आपकी सुंदरता बाहर की भी बनी रहेगी, और ये चीज़ें भी आपको कद काठी चीज़ें, ये सब कुछ सुंदर ही मिलेगा। बात सुंदरता की हो रही है, तो हमारे यहाँ एक कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। तो सुंदर वही है जो सत्य है और जो शिव है, मंगलकारी है। अल्टीमेटली वही सुंदर होता है, और वही सुंदरता हम सबको चाहिए। अर्थात हमें सत्य चाहिए, सत्य से मिलने वाला ज्ञान चाहिए, ज्ञान से प्राप्त होने वाली समृद्धि और आनंद चाहिए। हमें शिवता चाहिए, मंगल, सबका मंगल हो, ये एक हमारी प्रार्थना सदा से रही है। तो वो, और जब सारी दुनिया सत्य और शिव की ओर जाएगी, तभी वह सुंदर होगी, और फिर वह सुंदरता हमारे अंदर से प्रकट होगी, जैसा अभी दीदी ने बताया।
तो मैं तो यही कहूँगी कि आज के इस एपिसोड का टेक अवे मेरे लिए तो यही है कि मेरे इस वाक्य को, जो कि सदियों से हमारे ग्रंथों में मैंने पढ़ा है, जो हमें समझाया गया है, मेरे लिए आज का टेक अवे यही है, सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत सुंदर, वेरी वेल सेड मैम। आपने जैसे कहा कि सत्यता से जुड़ो और उसी में ही सुंदरता है। जब हम सत्य से जुड़ते हैं मतलब हम रियलिटी से जुड़ते हैं, ओरिजिनलिटी से जुड़ते हैं। तो जैसा कि नेचर ने हमें दिया है, जो खुदा ने हमें दिया है, जब हम उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आई थिंक उसकी सुंदरता ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और एक कॉन्फिडेंस अंदर से जो है वो क्रिएट होता है। क्या कहते हो राज? बिल्कुल बिल्कुल। और इसी सोच के साथ आज के एपिसोड को विराम देते हैं। अगले एपिसोड में जल्दी मिलते हैं। तब तक नमस्ते। यकीनन खूबसूरती सबको आकर्षित करती है, लेकिन खूबसूरती का एक निश्चित समय होता है। जिस्मानी खूबसूरती समय के साथ ढलान पर आ जाती है, तो फिर वो क्या है जो सदा सुदीर्घ है? वो है योग्यता। योग्यता से अधिक सुंदर कोई खूबसूरती नहीं। बेटी लवली ने जब अपनी योग्यता को तराशा तो उनकी जिंदगी में ऐसे 4 चांद लगे जो हम सबको प्रेरणामयी रोशनी देते हैं। आज जरूरत है ऐसी सोच को विकसित करने की जहां आत्मिक सौंदर्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाए। मेरी जिंदगी मेरी कहानी, न सुनाओ इसे अपनी जुबानी। मेरी जिंदगी मेरी कहानी, न सुनाओ इसे अपनी जुबानी। रब की सुंदर रचना हूँ मैं, रब की सुंदर रचना हूँ मैं। मुझे खुद ही है लिखनी अपनी कहानी, मुझे खुद ही लिखनी अपनी कहानी। मेरी जिंदगी मेरी कहानी। हाँ, एक नारी हूँ मैं, मेरा होना मेरा गर्व है, मेरी सादगी मेरा श्रृंगार है। हाँ, साहसी हूँ मैं, पंख नहीं है मेरे पर ऊंची है परवाज़। अपने हक के लिए नहीं चाहिए किसी और की आवाज़। हाँ, नारी हूँ मैं, हाँ, शक्ति हूँ मैं, वो सहमी वाली नहीं, आज की नारी हूँ मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ, मेरे सपनों की है ऊंची कभी मुझको होता है दर्द। मेरी तुलना न कर, मेरी निंदा न कर, तुलना न कर, मेरी निंदा न कर। है बराबर सब अधिकार मेरे, है बराबर सब अधिकार मेरे। मुझसे तू इनको छीना न कर, मुझसे